लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सएमएल क्या होती है, एक्सएमएल किस तरीके से फाइल बनाई जाती है और फाइल में किस तरीके से डेटा को स्ट्रक्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो सब हमने देखा। और फिर हमने पढ़ा कि नेम स्पेसेस क्या होते हैं। नेम स्पेसेस क्या होते हैं कि अगर मान लो आपके जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं नेम स्पेस। और नेम स्पेस के अंदर हम यूआरएल पास करते हैं ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ अलग करके। हम जो है हमें कोई वैल्यू चाहिए, किसी को कोई डेटा चाहिए, तो हम उस यूआरएल के थ्रू उस डेटा को फेच कर लेते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सेसएलटी। अब एक्सेसएलटी मतलब XSLE। तो ये है एक्सेसएलटी। और क्या होती है एक्सेसएलटी, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है। बेसिकली एक्सेसएल निकला है एक्सेसएलटी। एक्सेसएल एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज फॉर एक्सएमएल। अगर आप एक्सएमएल में स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आपको एक्सेसएल का यूज़ करना पड़ता है। अब किस तरीके की बात हो रही है स्टाइलिंग की, तो जैसे आपने देखा कि आप HTML के ऊपर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो अपनी वेबसाइट का, और उस वेबसाइट पे आप चाहते हो कि आप उसको कोई डिज़ाइनिंग दे सको, कुछ डिज़ाइन कर सको, तो आप वहाँ पर यूटिलाइज करते हो CSS का। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्सएमएल क्या करता है। लास्ट क्लास की डेफिनेशन के अंदर एक्सएमएल टू स्टोर डेटा एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, और एक्सएमएल इज आल्सो यूज्ड टू स्ट्रक्चर डेटा। तो ये आपने देखा था कुछ डेफिनेशन में कि आप एक्सएमएल के जरिए डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और इसके अलावा अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हो। एक्सएमएल एक ऐसी फाइल होती है कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को कंटेन करते हो, डेटा को स्टोर कर रहे होते हो, और उसका कोई खास पर्पस नहीं होता। ठीक है, मैं चाहता हूँ आज की क्लास में हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने एक्सएमएल डेटा को एक HTML डेटा के अंदर। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी एक्सएमएल की जो फाइल है, उसमें जो भी डेटा मौजूद है वो मैं चाहता हूं कि मैं अपने HTML टेबल में टेबल के अंदर यूटिलाइज कर सकूं, या टेबल के अंदर वो डेटा को डिस्प्ले करा सकूं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर के तरफ, और यहाँ पर मैं आता हूँ और आज की डेट नहीं, आपका बैच कोड ही लिख लेता हूँ 2020 जी। और ये मैंने आपका बैच कोड जो है वो लिख दिया है। अब इसके अंदर आने के बाद मैं सिंपल इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो VS कोड में ओपन करने के लिए आपके पास राइट क्लिक करो, या तो ओपन विथ VS कोड यहाँ से कर सकते हो, वरना ये ज़्यादा इजी तरीका है, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। CMD लिखा। अब इससे क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट में आपके पास पूरा का पूरा पाथ, यानी इस फोल्डर का पूरा पाथ एक्सेस कर लेता है। अगर आप डायरेक्टली इधर लिखते हो और आप CMD लिखते हो तो वो पूरा का पूरा पाथ आपका जो है वो गेट कर लेता है। और उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद लिखता हूँ कोड डॉट। जैसे मैं कोड डॉट लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरे पूरे फोल्डर को जो है आपके VS कोड के अंदर ओपन कर देता है, जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका था जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पर बना के दिखाया, किस तरीके से आप यहाँ पर VS कोड की फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अपनी पहली फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ डेटा डॉट एक्सएमएल के नाम से, क्योंकि मेरी पहली फाइल है। मैं अपने एक्सएमएल में एक्सएमएल के अंदर कुछ डेटा रखना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल मैंने एक्सएमएल की फाइल को क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर पहली लाइन, जिस तरह आप HTML के अंदर इस तरह लिखते थे ना, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, और आप लिखते थे HTML, और यहाँ पर आप लिखते थे HTML, और यहाँ पर आप उसको बंद कर देते। तो ये डिफाइन करता था कि आप एक HTML5 का डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसी तरीके से आपको XML में बताना पड़ता है। तो XML को बताने के लिए आप देखो, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी हिंट शो हो रही है। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने नहीं देखा था कि हिंट वगैरह कैसे शो होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ मैं ये कैसे हिंट शो करवा रहा हूँ। तो यार मैं एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करी है यहाँ पर। यहाँ पर इस एक्सटेंशन का नाम है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका नाम है एक्सएमएल। यहाँ पर अभी मैंने रिसेंटली इंस्टॉल की है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो ये दिख रहा होगा आपको एक्सएमएल। इसके नाम की एक आपके पास एक एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह की आप अगर कोई कोड लिखते हो, कोई बटन प्रेस करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कोई शॉर्ट की मौजूद होती है जो कि क्विकली आपको कोड प्रोवाइड कर सके, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एक्सएमएल, तो सिंपल एक्सएमएल लिखने के ऊपर पहली जो है वो एक्सटेंशन है, इसका नाम है एक्सएमएल लैंग्वेज सपोर्ट बाय रेड हैट। तो आप इसको इंस्टॉल कर लो और आपका जो काम है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करने के बाद मैं सबसे पहले तो इसका वर्जन लगाता हूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, तो इंसर्ट एक्सएमएल डिक्लेरेशन। तो बड़ा आसान है इसको डिक्लेयर करना, देख सकते हो आप। एक बस मैंने एक कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो उसने काफी सारे जो है वो सजेशन मुझे दी, और उसमें से मैंने जो मुझे चाहिए थी वो सजेशन को मैंने सिलेक्ट किया, एंड देन मेरे पास यहाँ पर ये जो कोड है वो लग गया। तो ये कोड क्या डिफाइन कर रहा है, लास्ट क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन थी तो आज क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि एक्सएमएल आप यूज कर रहे हो, ये इसका ओपन टैग है, लेस देन और क्वेश्चन मार्क से आपने इसको ओपन करा, एक्सएमएल लिखा, उसके बाद आपने बताया कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो,
फिर आपने इनकोडिंग टाइप का एट्रीब्यूट यूज किया, ये क्या है, इसके अंदर यूटीएफ-8 क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी अगर आप इस एक्सएमएल फाइल के अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट यूज कर रहे हो कि जो कि सपोर्टेबल नहीं है, तो यूटीएफ-8 की मदद से वो टेक्स्ट जो है वो आप सपोर्ट करवा सकते हो बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल फाइल। ठीक है, और आपने क्लोज करने के लिए क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन के साथ इस लाइन को क्लोज कर लिया। फाइल को सेव करते हैं, कॉपी पास्ट करते हैं, अपने ब्राउजर में इसको रन करते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया तो एक एरर आ चुका है। लास्ट क्लास में भी इस एरर को मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल कोई डेटा कंटेन नहीं करती, यानी आपकी फाइल में जो है कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपके पास रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट बना लेते हैं। जैसे HTML में अगर HTML की फाइल की बात की जाए तो आपके पास उसमें जो रूट एलिमेंट होता है वो HTML का टैग होता है। तो इस तरीके से आप XML में भी अपना एक रूट टैग बना लो। XML में आपके पास प्री डिफाइन कोई भी टैग नहीं होता, आपको सारे के सारे टैग जो है वो आपके ऊपर हैं कि आप किस तरीके से बना रहे हो और अपने डेटा को किस तरीके से विजुअलाइज करवाना चाहते हो। यहाँ पर मैं आता हूँ और एक स्टूडेंट डाटा के नाम से टैग बना रहा हूँ, और बेसिकली दिस इज द रूट टैग। और जैसे जैसे मैंने इसको बंद किया तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ XML एक्सटेंशन, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपके सामने इंस्टॉल करी और आपको दिखाया किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। ये मेरे पास एक रूट एलिमेंट है, ये जो आप देख रहे हो ये एलिमेंट कहलाते हैं। इसे आप एलिमेंट भी बोलते हो, इसे आप नोड भी बोलते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने है और ये आपका एक रूट एलिमेंट है। अब इस रूट एलिमेंट के अंदर हो सकता है कोई स्टूडेंट का डेटा मौजूद है, किसी स्टूडेंट का। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट का टैग, और ये ओपन और ये क्लोज, दैट्स इट। अब इस स्टूडेंट की कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि उसका नाम हो सकता है, ईमेल हो सकती है, जैसे कि उसका कोई ईमेल का पासवर्ड हो सकता है। ये डेटा बना रहा हूँ आपके सामने लाइव ताकि आप इसको समझ सको। हो सकता है कोई उसका फोन नंबर भी मौजूद हो, तो मैंने फोन के नाम से टैग बना दिया और यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, जस्ट एक मान लो एक स्टूडेंट है जिसका रिकॉर्ड ये है, तो फर्दर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब इस रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके स्टूडेंट डाटा के। तो Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर ये मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं समीर खान, और यहाँ पर ईमेल भी समीर की थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि डेटा थोड़ा सा यूनिक दिखे। इसको 1 to 4 कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर नाम रख लेते हैं, और यहाँ पर भी नंबर को चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर किसी और का नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं सनाउल्लाह। जस्ट एक डेटा आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। आप डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू XML डेफिनेशन, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर कोई भी नंबर मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक आखिरी डेटा और इस तरीके से इसका फोन नंबर भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। एक बच्चा रह गया, फिर वो कहेगा सर आपने हमारा डेटा डाला ही नहीं, तो उसका भी फोन नंबर मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। दैट्स इट। ये मेरे पास मेरे XML की जो सिंपल सी फाइल जिसमें कुछ डेटा मौजूद है, जो कि आपको यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है, और मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ फिर से इसको, जो कि ऑलरेडी फॉर्मेट है, और मैं बस थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें ताकि हर डेटा एक दूसरे से अलग लगे और पता लगे कि आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जो है वो फिनिश हुआ। मैं स्टूडेंट को एक एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ ID के नाम से, और इस ID के अंदर मैंने इसको पास कर दिया। पर तो इस तरीके से मैं अपने सेकंड स्टूडेंट को इसी तरीके से एक दूसरी ID दे दूंगा ताकि मैं अपने डेटा को यूनिक कर सकूँ बाय यूजिंग ID। ये 1 के डेटा को देखना चाहता हूँ, 2 के डेटा को देखना चाहता हूँ, या 3 के डेटा को देखना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बाय यूजिंग ID। नेम का टैग, ईमेल का टैग, पासवर्ड, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो आप इनके लिए नेम स्पेसेस यूज करते हो, और वो नेम स्पेसेस का लेक्चर नंबर 2 है, आपको ऑलरेडी गिवन है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आप उसको रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से इसकी ID को सही कर देता हूँ, ID 4 कर देता हूँ, इसको एक ID दे देता हूँ जिसका ID 5 हो जाएगी, और लास्ट का जो स्टूडेंट है उसकी ID जो है वो 6 कर देता हूँ। दैट्स इट। फाइल को सेव करता हूँ, तो चलाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ आपको किस तरीके का रिजल्ट। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखो मेरे पास XML का जो भी डेटा था अब वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करता हूँ आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट डेटा को देखो, चूंकि स्टूडेंट डेटा इन सारे डेटा को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट इज कॉल्ड रूट एलिमेंट। देखो मेरे को इसके ऊपर क्लिक करने से मेरा सारा का सारा डेटा हाइड हो गया। इट मींस सारा डेटा जो है वो स्टूडेंट डेटा के अंदर कंटेन हो। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इस एक स्टूडेंट की, तो इस स्टूडेंट की कुछ फर्दर सब चाइल्ड एलिमेंट, बेसिकली इस स्टूडेंट की बात करूं तो ये एक चाइल्ड एलिमेंट है, यानी किसका चाइल्ड है, इस स्टूडेंट डेटा का। तो अब इस स्टूडेंट के भी कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नाम होना, ईमेल का होना, पासवर्ड का होना। तो ये जो नाम और पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर जो है वो ये एक स्टूडेंट का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई करता है। जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, जो इसके सब चाइल्ड एलिमेंट हैं, वो सब के सब हाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि ये एक चाइल्ड है। इस तरीके से ये एक चाइल्ड एलिमेंट है, ये एक चाइल्ड एलिमेंट है।
ये चाइल्ड एलिमेंट है, तो ये सारे के सारे चाइल्ड एलिमेंट है, और चाइल्ड एलिमेंट के अंदर भी कुछ सब चाइल्ड एलिमेंट है, यानी वो ऐसे एलिमेंट्स जो कि खुद के अंदर खुद जो है अपने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंटेन कर। तो इसमें रूट एलिमेंट क्या है आपके पास स्टूडेंट बेटा, अब एक लाइन देखो ऊपर जो लिखी है, दिस एक्सएमएल फाइल डज नॉट अपीयर, ये अपीयर नहीं हो सकती टू हैव एनी स्टाइल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि आपने इसके साथ कोई स्टाइलिंग वगैरह या सीएसएस वगैरह नहीं की हुई है। तो बस वो ये कह रहा है कि आपका जो भी आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसको आप डॉक्यूमेंट ट्री बोलते हो। जैसे आप डॉम पढ़ते हुए आपको पता है डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बेसिकली एक ट्री मॉडल होता है कि जिसके अंदर आपके पास आपका पूरा का पूरा HTML जो है एज अ ट्री की तरह आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी आपकी क्लास में पढ़ाया था, और उसको उस डायग्राम को भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया था। ये डेटा है, XML आपकी फाइल जो है वो एक डेटा को कंटेन करती है, आप डेटा स्टोर कर सकते हो और अपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस अपनी वेबसाइट्स के अंदर इस XML फाइल को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने डेटा को विजुअलाइज करवा सकते हो यूजिंग एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब एक्सेसिबिलिटी एक लैंग्वेज है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है आपके XML डॉक्यूमेंट को एक HTML डॉक्यूमेंट के XHTML डॉक्यूमेंट के अंदर, बेसिकली HTML नहीं होता, वो XML HTML होता है कि जिसके जरिए आप व्यू कर पाते हो। तो इसकी जैसे आपको मैंने बताया कि आप HTML को डिजाइन करने के लिए या कुछ करने के लिए आप CSS का यूज करते हो, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि इसको इस XML फाइल को विजुअलाइज कराना है, तो इसके लिए मुझे एक XSL की फाइल चाहिए, यानी इसको डिजाइन करने के लिए एक XSL की फाइल चाहिए, जिसकी मदद से मैं इसकी डिजाइनिंग कर सकता हूँ, यानी इस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ अपने HTML टेबल के अंदर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब ये वाली CSS XML की जो CSS है यानी XSL पावरफुल है या फिर LCSS वाली जो है वो पावरफुल है। तो XSL की जो CSS है वो मोर पावरफुल देन HTML CSS बिकॉज ऑफ, इसलिए क्योंकि इस CSS के अंदर आप लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट से मतलब क्या है मेरा, कंडीशनल स्टेटमेंट से मतलब ये है कि आप या तो लूप भी इसके अंदर चला सकते हो, इसके अलावा आपके पास इफ वगैरह कंडीशन है आप वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आप इसके अंदर स्विच केस का भी यूज कर सकते हो, तो आप मल्टीपल काम कर सकते हो अपनी इस XSL वाली CSS के अंदर। तो इसीलिए आपकी CSS ये ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू HTML CSS के। बनाने कैसे है, यहाँ पर आता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट CSS नहीं लिखूंगा, CSS लिख दिया तो इट मींस HTML की CSS हो जाएगी, तो इसकी एक्सटेंशन क्या है XSL एंटर करता हूँ तो ये मेरी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई, दैट्स इट। तो मतलब क्या सर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई इस पे, ऐसा नहीं है, अभी तो सिर्फ फाइल क्रिएट हुई है और फिर आगे जो है वो काम देखते हैं। तो ये करने के बाद सिंपल जो काम आपने यहाँ किया, यानी ये जो वर्जन वाला वो आपने वहां भी डिफाइन करना है, तो मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो ये मुझे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफरेंट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, ये मैंने जैसे क्लिक किया मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद आपके पास नेम स्पेसेस होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया कि आप नेम स्पेसेस का यूज करते हो अपने पास डेटा को हैंडल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्शन से बचाने के लिए। तो यहाँ पर एक नेम स्पेस है जिसका नाम है XSL कॉलन स्टाइल शीट। अगर आप स्टाइल शीट यूज कर रहे हो, स्टाइल शीट, उसके बाद आप बताते हो इसके अंदर अपना वर्जन, तो वर्जन कौन सा आप यूज कर रहे हो, तो मैंने कहा वर्जन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है 1.0, क्योंकि आपके पास XML का वर्जन भी 1.0 है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करूंगा वो होती है कि नेम स्पेसेस के अंदर आप पास करते हो URL, तो यहाँ पर आपने एक फेक URL तो पास नहीं करनी, याद रखिएगा। जैसा कि अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आप उसके अंदर काफी कुछ जो है वो समझ आ जाएगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आप URL के जरिए अपनी एक टैग को, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करते हो, अलग करते हो। मतलब आप जो अपना जो भी आपके पास नेम स्पेस होता है वो यहाँ पर आप डिफाइन करते हो एक अलग URL के साथ। इससे होता क्या है कि आपका ये डेटा जो है, क्योंकि URL हमेशा यूनिक होती है, डिफरेंट होती है, उसमें आपस में सेम नहीं हो सकता। आपको पता है URL क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली इन URL की बात कर रहा हूँ, ये URL एक जस्ट एक ये एक URL है, ये एक URL है, मैं इस URL की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप जो URL लिखोगे वो हमेशा सही हो, आप फेक भी डाल सकते हो, गलत भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टाइल वाली फाइल में जो URL पुट करनी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, यानी उसमें आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसको लिखते कैसे हैं, जैसे XML के नेम स्पेस को यूज करने के लिए XML, ये देखो लिखा हुआ ना NS, ये लेकिन XSI लिखा हुआ है, ये गलत है, मुझे XSI यूज नहीं करना, मुझे यूज करना है XML NS यानी नेम स्पेस XML नेम स्पेस कॉलन XSL। ये लिखा मैंने, एंटर करूंगा, ये देखो तो ये मेरे पास गलत हो गया, सही है, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका एक एट्रीब्यूट लिखना है डबल कॉलन, और उसके अंदर यहाँ पर मैं पास करूंगा URL। अब मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर, जैसे मैंने इसको क्लोज किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, तो आप देख सकते हो इसका ओपनिंग टैग भी आ गया, इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया। अब इस URL के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो याद रखिएगा परफेक्ट URL http://www.w3। जैसा कि आपको पता है कि HTML को जिसने बनाया उस कंपनी का नाम या उस इदारे का नाम जो है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसने HTML को क्रिएट किया।
तो इसी तरीके से एक्सएमएल को भी उन्होंने ही क्रिएट किया, इसीलिए उनकी वेबसाइट जो है वो है W3 यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और चूंकि ये 1990s में एक्सएमएल को क्रिएट कर दिया गया था, तो उसकी वेबसाइट का कुछ ऑफिशियल लिंक है यहाँ पर w3.org/, उसके बाद आप लिखते हो 1999/XSL, क्योंकि आप XSL यूज कर रहे हो स्लैश, फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने डेटा को। बेसिकली एक यूआरएल है, एक ऐसी यूआरएल के जहां से आप यहाँ से बेसिकली इस लिंक से अपने रिसोर्स को उठाता है, यानी एक्सेल स्टाइल शीट के अंदर जितने भी रिसोर्स यूज होंगे वो सारे के सारे रिसोर्स कहाँ से आएंगे, इस लिंक से। अब इस लिंक को आप एज सीडीएन समझ लो या आप इसको नेम स्पेस समझ लो, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं है। ये लिंक ऑफिशियल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर ये गलत है, मैंने आपको बोला आप नेम स्पेस के अंदर फेक यूआरएल डाल सकते हो, लेकिन जब बात आती है इस स्टाइल वर्जन की, तो आपको ये जो जब आप इसको लिंक करवा रहे होते हैं स्टाइल शीट से, बता रहे होते हैं कि एक स्टाइल शीट है, तब आप एक ये लिंक डालते हो, इसीलिए क्योंकि ये जो है ये सारे के सारे रिसोर्सेज उठा रहा होता है इस ऑफिशियल वेबसाइट से, और जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सारे रिसोर्सेज इस वेबसाइट से आ रहे हो, तो ये परफेक्ट होना मत। बाकी आप फेक डाल सकते हो डेटा में, कोई भी यूआरएल, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लाइन आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, XSL स्टाइल शीट, ये एक नेम स्पेस है, उसके बाद वर्जन नंबर बताया, फिर XML नेम स्पेस यूज किया, फिर से XML NS मींस यानी नेम स्पेस, फिर किसका XSL, मैंने XSL का बताया, उसके अंदर ये यूआरएल पास करी और ये डेटा क्लोज कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर एंटर मार देता हूँ। अब क्या करना है, अभी भी क्या HTML को यूज नहीं कर सकते सर? कर सकते हो, लेकिन अभी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप HTML का जो टेम्पलेट है वो यूज करना चाहते हो XML के अंदर या इस XSL फाइल के अंदर, तो आपको एक और नेम स्पेस देना पड़ेगा जिसका नाम है XSL कोलन के बाद आप देते हो टेम्पलेट। जैसे आप ये लिखते हो तो आप इसके अंदर जो है XML का जो भी टेम्पलेट है, आपने जो भी यूआरएल बनाया है, जो भी टेम्पलेट आप क्रिएट करोगे वो टेम्पलेट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस नेम स्पेस। इस नेम स्पेस की मदद से आप HTML का टेम्पलेट बना सकते हो। अब इसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट पास करते हो XML टेम्पलेट के अंदर मैच के नाम से। अभी मैच क्या है और मैच का काम क्या है, हम मैच क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर सवाल ये है तो अगर आप मेरा लेक्चर देखो जो कि मैंने भी आपको पढ़ाया, यहाँ पर अगर आप देखो मैं आपको वर्ड की फाइल दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप देखो तो इस जगह पर, यहाँ पर ये जो हमने देखा ना, यहाँ पर इस मैच के अंदर क्या आता है, तो बेसिकली मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पर आप पाथ एक्सप्रेशन लिखते हो। पाथ एक्सप्रेशन से मतलब ये है पाथ एक्सप्रेशन का कि मैं अगर इस नेम को हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले किसको टारगेट करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर इस रूट एलिमेंट को टारगेट करें, स्टूडेंट डेटा को। अब उस स्टूडेंट डेटा के अंदर सर आप स्टूडेंट को टारगेट करें, जब स्टूडेंट को टारगेट करेंगे तो आप इसके नाम तक पहुंच सकते हैं बआसानी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं इस नाम या ईमेल या पासवर्ड या फोन नंबर तक पहुंचना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे टारगेट करना पड़ेगा किसको, इस रूट एलिमेंट को मुझे टारगेट, ये देख लो आप, तो मुझे इस पूरे के पूरे रूट एलिमेंट को जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। और जब मैं इसे टारगेट करूंगा, ठीक है, तो इसको टारगेट की मदद से जब मैं इसको टारगेट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, इसको, तो आप कहोगे सर जैसे ही आपने इस रूट को टारगेट किया तो आप इस रूट के जरिए अब आप यहाँ पर मौजूद कोई भी एलिमेंट या नोड को टारगेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मैं टारगेट करूंगा वो मैं स्टूडेंट को टारगेट करूंगा, ठीक है। अब इस स्टूडेंट की मदद से मैं इसके अंदर मौजूद जिसके चाइल्ड एलिमेंट्स को यूज कर सकता हूँ, यानी इसमें मौजूद किसी भी चाइल्ड एलिमेंट को मैं आराम से यूज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये कि पाथ देना पड़ेगा, पूरा रास्ता बताना पड़ेगा कि सबसे पहले स्टूडेंट डेटा में जाओ, फिर स्टूडेंट में जाओ, वहां से नेम उठाना है या ईमेल उठानी है, पासवर्ड उठाना है, फोन नंबर उठाना है, जो भी उठाना है उसके अकॉर्डिंग वो आप डेटा को वहां से उठा सकते हो। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या समझाया। तो यहाँ पर आपके पास अगर लेक्चर में आओ, तो यहाँ पर अगर आप आओ तो ये बेसिकली कहलाता है एक्स पाथ क्या है, एक्सएमएल पाथ। वह एक्स पाथ किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स पाथ कैन बी यूज्ड टू नेविगेट थ्रू एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक्सएमएल को इस्तेमाल करते हुए, एक्स पाथ का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नेविगेशन, यानी नेविगेशन मतलब क्या, आप अपना पाथ को सेट कर सकते हो, एलिमेंट्स के पाथ को, एट्रीब्यूट्स के पाथ को अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कुछ ये है, ये डेटा अगर आपको दिख रहा हो, तो अगर आप चाहते हो कि आप रूट को टारगेट करो, रूट एलिमेंट को, तो आप उसके लिए बैकस्लैश लगा दो। अगर आप चाहते हो कि रूट के अलावा मल्टीपल उसके कोई भी जो भी नोड चल रहा है, यानी जो एलिमेंट चल रहा है उसको टारगेट करना चाहते हो तो आप डबल स्लैश लगा दो। तो सिंपल जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हमेशा इसी तरह फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो बस आपने सिंपल याद रखिए, इस मैच के अंदर आपने फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। इसका मतलब ये है फॉरवर्ड स्लैश का कि आपकी इस एक्सएमएल फाइल के अंदर मौजूद आपकी इस रूट टैग को ये टारगेट करेगा, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं। अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो उसका मतलब ये है कि आपके इस रूट टैग को ये टारगेट करेगा। अब उसके अंदर आने के बाद, चूंकि मैं टेम्पलेट का यूज कर चुका हूं, तो मैंने आपको बताया
कि अगर आप टेम्पलेट का यूज करोगे तो ही आप HTML का जो भी आपके पास टेम्पलेट है उसको आप यूज कर सकते हो इसकी मदद से। अब मैं HTML का सिंपल सा टेम्पलेट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। HTML के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो हेड होता है। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल आ सकता है, माय एक्सएलटी लेक्चर। अब इस हेड के बाद क्या आता है, आप कहोगे सर बॉडी आता है, तो मैं बॉडी का टैग ओपन एंड क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हो बड़े आसानी और बहुत सिंपल तरीके से। बस इतना याद रखो, कुछ चीजें कॉमन थी वही हमेशा आपने यूज करनी है, अपने अलावा अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।